ये किस्सा सर्दियों की रात का किस्सा है और ये किस्सा अब से आप कह सकते हैं कि 24 या 25 साल पुराना है। और ये शायद दिसंबर 2001-2000 चल रहा था और हमारे शहर में सर्दी अपने उरूज पे थी। जी हाँ, बेसिकली मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मुअज़्ज़म है। ये कहानी मेरी अपनी कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब मैं एक सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार के तौर पे जॉब किया करता था। बेसिकली मैंने जिस सिक्योरिटी कंपनी में अपनी जॉब को ज्वाइन कर रखा था, वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर मुझे डिप्लॉय किया करते थे। जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती वैसे वैसी मुझे ड्यूटी असाइन की जाती। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे एक ऐसी जगह पे ड्यूटी के लिए भेजा गया, जहाँ पे जिस फैक्ट्री में मुझे जॉब करनी थी या जहाँ पे जाके मुझे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे फ़राइज़ अंजाम देने थे, उस फैक्ट्री के सामने या आप कह सकते हैं कि तकरीबन 100 फीट के फासले पे एक रेलवे फाटक था या एक रेलवे का ट्रैक मौजूद था, जहाँ से ट्रेन अब नहीं गुजरा करती थी। कहा जाता है कि ब्रिटिश दौर में या गए वक्तों में यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह आया और जाया करती थी। और शायद गुजरते वक्त के साथ साथ, क्योंकि इस ट्रैक की जो हालत थी, इस स्टेशन की जो हालत थी, वो बहुत अबतर हो चुकी थी, जिसकी वजह से शायद इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया था। खैर, किस्सा मुख्तसर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो ड्यूटी थी वह रात के 9 से सुबह के 7 बजे तक की थी और मुझे इस फैक्ट्री के बाहर चेयर डाल के आग लगा के बैठना था। मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। मुझे एकदम से भूख का एहसास हुआ। मैं आमतौर पे अपने साथ कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर रखा करता था। खैर, मैं खाना खा रहा था और मेरा जो ध्यान था मुसलसल खाने के ऊपर था और मेरे अतराफ़ में या क़ुर्ब व जवार में जो भी जगह थी, वहाँ पे किसी भी किस्म की आबादी या लोग मौजूद नहीं थे। इसी दौरानिए में जबकि मैं खाना खा रहा था, मुझे ऐसा लगा कि रेलवे ट्रैक की तरफ से या रेलवे फाटक की तरफ से कोई चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। हैरानकुन बात ये थी कि जैसे जैसे वो मेरे क़रीब आ रहा था, वैसे वैसे उसका वजूद, उसका रंग, उसकी शक्ल मेरे सामने वाज़े हो रही थी। जब मेरी नज़र पहली दफ़ा उसके ऊपर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा है जो चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता चला गया, एक तो उसका जो रंग था वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद महसूस हो रहा था और दूसरी बात ये थी कि उसका जो कद था, ऐसा लग रहा था आगे बढ़ते बढ़ते उसका कद भी बढ़ता चला जा रहा है। जब वो मेरे इस कदर करीब आ गया कि मेरे और उसके दरमियान 20 या 22 फीट का फासला मौजूद था, तो अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा नहीं है, कोई बूढ़ी उम्र का आदमी है जो एकदम से मेरे सामने आके अब रुक चुका है। कुछ अजीब सा उसका हुलिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फटे पुराने से कपड़े पहन रखे हैं। उसकी जो कमर थी या उसका जो आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा था, वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि झुकने की वजह से शायद उसके जो हाथ हैं वो इस कदर नीचे लटके हुए हैं कि बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे वो बआसानी ज़मीन को छू सकता है। अजीब बात ये थी कि इस आदमी की जो आंखें थीं बज़ाहिर नॉर्मल लग रही थीं, लेकिन देखते ही देखते जबकि मैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे 2 या 3 बार गौर करता चला जा रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आई बॉल्स हैं ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी हैं। इसी दौरानी में जबकि मैं इस आदमी के ऊपर गौर कर रहा था, तो मैंने एक तरह से खाना पीना मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ से किसी ने मेरी तरफ चलना शुरू किया है। वैसे ही मंज़र था और ऐसे ही किसी ने जब वहाँ से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया, तो शुरू में उसका कद भी छोटा-सा था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ कि कुछ देर के बाद वो देखते ही देखते लंबा होता चला गया और उसकी शक्ल या उसका हुलिया हूबहू वैसा ही था जैसा हुलिया उस दूसरे शख्स का था जो कि मेरे राइट साइड पे खड़ा हुआ मेरे मज़ीद करीब आने का मुंतज़िर था। मेरे दोनों तरफ जो भी लोग मौजूद थे, इनके हुलिये, इनकी शक्लें, इवन इनके जो कपड़े थे वो भी सेम थे। ऐसा लग रहा था दोनों डुप्लीकेट्स हैं या दोनों मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा था कि मैंने अपने सीनियर अफसरान से या बहुत सारे लोगों से इस फाटक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थीं। मुझे बताया गया था कि अक्सर रात के औकात में छलावे या इस तरह की मखलूक़ात यहाँ पे नज़र आया करती हैं और इनका मकसद यही होता है कि जो भी इंसान यहाँ पे मौजूद हो उसको डराएं, उसको डराने के बाद उसको यहाँ से जाने पे मजबूर कर दें।
ज़ाहिर सी बात है, मेरी रोज़ी थी, मेरा रोज़गार था, तो डरना या यहाँ से जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। खैर, मैंने अपने तौर पे ज़ेरे लब ही आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की। आप यकीन करें कि पहली बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, तो देखते ही देखते ये दोनों जो भी मखलूक़ात थी, ऐसा लगा जैसे हवा के अंदर मौल्लिक हो चुकी हैं, या आप कह सकते हैं कि धुआं बन के देखते ही देखते ये मखलूक़ात वहाँ से गायब हो चुकी थी। हालांकि मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर इस कदर हौसला आ चुका था कि अगर ये दोबारा से मखलूक़ात मेरे सामने आएंगी भी, तो इनसे डरने के बजाय मैं इनको यहाँ से भगाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और ऐसा ही हुआ कि मैंने जब तक वहाँ पे ड्यूटी अंजाम दी, तो अक्सर रात के औकात में ये छलावे मेरे सामने आया करते थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब जब मैं आयतुल कुर्सी की तिलावत करता, कुरान आयत को पढ़ता और अपना हिसार करता, तो देखते ही देखते ये छलावे दोबारा से गायब हो जाया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद 1971 चल रहा था, और मेरी जो फुप्पोएँ, उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खैर, हम लोगों ने उस वक्त शाहरा फैसल पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद था, वहाँ पे उनको एडमिट करवाया हुआ था, और डॉक्टरों ने हमें ये कहा था कि इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। खैर, हमारी पूरी कोशिश थी कि जो भी उनका टाइम रह चुका है तो उनके साथ स्पेंड करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके बचने के असबाब पैदा कर दे। हमारी सारी की सारी फैमिली, हमारे फादर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और हम सारे के सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो अस्पताल के बाहर जमा हो चुके थे। खैर, जब अल्लाह चाहता है जब भी इंसान की मौत हुआ करती है, और जब अल्लाह चाहता है तो वो मौत के मुंह से भी इंसान को निकाल लिया करता है। रात के तकरीबन 1 सवा 1 बजे का टाइम था, और डॉक्टरों ने एकदम से कहा कि जो हमारी फुप्पो हैं उनकी तबीयत ज़रा बेहतर हो गई है, और अब लग रहा है कि जैसे उनके बचने के चांसेस बढ़ चुके हैं। अब हम पिछले 2 दिनों से अस्पताल में मौजूद थे, तो सच्ची बात यह है कि मेरी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ना ही मैं सो सकी थी और ना ही मेरी नींद पूरी हुई थी। बहरहाल, जब डॉक्टरों ने थोड़ी सी उम्मीद दिलाई और अब लग रहा था जैसे फुप्पो की तबीयत बेहतर हो जाएगी, तो रात के तकरीबन 1 सवा 1 बजे का टाइम था। मेरे फादर ने मेरे छोटे भाई को कहा कि उसको बाइक के ऊपर घर छोड़ के आ जाओ। अब हमारी जो रिहाइश थी वो गुलशन इकबाल में थी, और हमें शाहरा फैसल से अगर गुलशन इकबाल जाना था तो जो सबसे फीजेबल रास्ता था वो डिग रोड वाला रास्ता था। खैर, किस्सा मुख्तसर, मेरे भाई ने बाइक स्टार्ट की, मैं उसके साथ बैठी, और हम लोगों ने शाहरा फैसल के रास्ते डिग रोड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप उस दौर की बात करें तो ये जो डिग रोड था, इसके ऊपर जो एक पुल मौजूद है, पहले ये मौजूद नहीं था। खैर, जैसे ही हमने मज़ार को क्रॉस किया और डिग रोड आने में 5 या 7 मिनट बाकी थे, तो हमें ऐसा लगा कि जो हमारी लेफ़्ट साइड है, यानी जो सर्विस रोड है, या जिसे आप फुटपाथ भी कह सकते हैं, उस फुटपाथ के ऊपर कोई छोटा सा या तो बोना है या फिर कुछ अजीब सी मखलूक है जो चल रही है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो मेरा जो भाई था उसने भी उसको देखा था, वो भी मुसलसल उसकी तरफ ही देख रहा था। मेरे भाई को लगा कि शायद हो सकता है कोई छोटे कद का आदमी हो, लेकिन जैसे ही हम उस आदमी या उस वजूद के करीब पहुंचे, तो ऐसा लगा कि उस आदमी या बोने ने शलवार कमीज पहन रखे हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका जो चेहरा था वो इंसानों की तरह था, जबकि उसके जो हाथ और पाँव थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन पे बेतहाशा बाल मौजूद हैं, जैसे कि आमतौर पे रीछ के बाल हुआ करते हैं। गर्ज के जो भी मखलूक थी, आधी इंसान थी और आधी जानवर नुमा थी। अजीब बात यह थी कि उसकी जो आंखें थीं वो इस अंधेरे में भी ऐसा लग रहा था जैसे स्पार्क कर रही हैं। एक अजीब सी काली सी रोशनी है जो उसकी आंखों से निकल रही है। वो कुछ अजीब तरीके से हमारी तरफ देख के न सिर्फ मुस्कुरा रहा था, बल्कि शायद वो चाहता था कि हम मज़ीद डर जाएं। अब मेरा जो भाई था वो बहुत होशियार था। उसने फ़ौरन से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। आप यकीन करें कि जो रिग रोड से पहले का जो हिस्सा था
वहाँ तक हमें मुसलसल ये महसूस हो रहा था कि वो जो भी बोना था, ये जो भी मखलूक थी, मुसलसल हमें फॉलो कर रही है, और जिस स्पीड से हमारी बाइक चल रही है उतनी ही स्पीड से वो दौड़ा चला आ रहा है। अल्लाह अल्लाह करके जब हमने रिग रोड से लेफ्ट साइड की तरफ यानी गुलशन की तरफ बाइक चलाना शुरू की, तब कहीं जाके हमें लगा कि वो जो भी मखलूक थी अब वहीं पे रुक चुकी है और वो मज़ीद आगे नहीं आ रही है। जैसे तैसे करके जब हम दोनों अपने घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद हम दोनों को बुखार हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा जो जिस्म है ना सिर्फ तप रहा है, बल्कि हम दोनों के ऊपर अजीब सी गुनूदगी तारी हो चुकी थी, और हम लाख कोशिश के बावजूद ना ही जाग पा रहे थे और ना ही हमारी तबीयत बेहतर हो रही थी। खैर 2-3 दिन के बाद जो मेरे फादर थे, उन्होंने जो करीबी मस्जिद थी उसके इमाम साहब से रब्ता किया, और जब इमाम साहब ने अपने तौर पे हिसाब लगाया, तो हिसाब लगाने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि भाई, रास्ते में इनको जो मखलूक नज़र आई थी वो बुनियादी तौर पे छलावा था। अगर ये बच्चे बाइक को रोक लेते या अपनी बाइक की स्पीड को स्लो कर देते, तो हो सकता है वो जो भी छलावा था वो इन दोनों की जान ले लेता। खैर तकरीबन 41 या 42 दिन तक हमारे ऊपर पढ़ाई की गई, हम पे दम दुरूद किया गया। उसके बाद कहीं जाके हमारी जो हालत थी वो बेहतर होना शुरू हुई। इसी तरह हमारे बाबा बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी, यानी जब वो भी हमारी उम्र के थे और इत्तफाक से किसी फैमिली को छोड़ने के लिए या किसी भी वजह से उनको रेलवे स्टेशन आना था, तो पहले के दौर में अगर आप बात करें तो ये जो रिग रोड वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी ट्रेन 5 या 10 मिनट के लिए रुका करती थी। अब जो भी इनके रिश्तेदार थे, ये इनको सी ऑफ करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए रिग रोड पे आए हुए थे, और ट्रेन के बारे में कहा जा रहा था कि रात को 9 बजे तक ट्रेन आ जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से रात के 9 बजे पता चला कि जो ट्रेन है ये 1 से 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। अब क्योंकि बाबा अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए आए थे, तो ट्रेन के आने से पहले वापस जाना ये किसी भी तरह इखलाकी तौर पे ठीक नहीं था। खैर मेरे जो बाबा हैं वो वहीं पे बैठे रहे, और बिला आखिर अल्लाह अल्लाह करके रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे वो ट्रेन आई। जब वो ट्रेन आई तो आने के बाद भी तकरीबन आधे घंटे वहीं पे खड़ी रही, और उसके बाद वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। अब बाबा बताते हैं कि उस दौर में मेरे पास ना ही कोई बाइक मौजूद थी, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम अवेलेबल था। खैर जब मैं रिग रोड से बाहर निकला तो मेरा ख्याल था कि मैं सीधा जो रोड है जो कि गुलशन इकबाल की तरफ जाया करता है, मैं उस तरफ चलना शुरू कर दूंगा। हो सकता है कि कोई सरकारी गाड़ी या कोई पुलिस की गाड़ी वहाँ से गुजरे तो मुझे आगे तक छोड़ दे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने रिग रोड वाला रास्ता क्रॉस किया, और रोड क्रॉस करने के बाद जब मैं गुलशन इकबाल की तरफ बढ़ने लगा, तकरीबन 15 या 20 मिनट तक चलने के बावजूद ना ही कोई गाड़ी आई और ना ही वहाँ पे कोई आसार नज़र आ रहे थे। खैर जैसे तैसे करके जब मैं डालमिया के करीब पहुँचा, तो मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे 3 लोग खड़े हुए। ऐसा लग रहा है जैसे मियाँ बीवी और उनका एक बच्चा है। अजीब बात यह थी कि ये जो तीनों लोग थे, इनके ना सिर्फ कद लंबे थे, बल्कि बज़ाहिर लग रहा था जैसे इन लोगों ने अरबी टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। अब जैसे जैसे मैं उनके करीब बढ़ रहा था, वैसे वैसे जब मेरी नज़र उनके चेहरे की तरफ पड़ रही थी, तो इन तमाम लोगों के जो चेहरे थे वो ना सिर्फ एक जैसे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इनके जो चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट हैं, और इसके साथ साथ इनके जो कान हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कान हैं। अजीब बात यह थी कि इनकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे इनकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं, या इनकी जो भी आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। अब जैसे ही मैं उनके मज़ीद करीब पहुंचा, तो इन तीनों ने अजीब तरीके से मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये तीनों इतनी रात में इस वीराने में यहाँ पे खड़े हुए हैं, और जिस तरह के इनके चेहरे हैं या जिस तरह के इनके कान हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह इंसान हो सकते हैं। खैर मेरे बाबा ने दूसरी तरफ देखना शुरू किया, और जो भी कुरानी आयत इनको आया करती थीं, ये बताते हैं कि पूरे रास्ते जब तक कि मैंने उनको क्रॉस नहीं किया, मैं मुसलसल उनकी तिलावत करता रहा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उनके सामने से आगे गुजरा,
और तकरीबन 5 मिनट का मज़ीद फासला मैंने तय किया। तो मैंने सोचा कि अब पलट के देखता हूँ कि आखिर ये वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। और ऐसे ही हुआ कि जब मेरे फादर ने कुछ दूर जाने के बाद वापस पलट के देखा तो उसी जगह पे जहाँ पे ये तीनों मौजूद थे, ना ही कोई बंदा मौजूद था और ना ही किसी बंदे का नामो निशान नज़र आ रहा था। बाबा बताते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही मुझे शदीद बुखार हो चुका था और मुझे तकरीबन 4 या 5 दिन तक मुसलसल उन तीनों की जो शक्लें हैं वो अपने कमरे के अंदर नज़र आती रहीं। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब उनकी तबीयत बेहतर हुई तो उसके बाद से उन्होंने तौबा कर ली थी कि किसी भी सूरत इस रास्ते से ख़ास तौर पे रात के औकात में नहीं गुजरना है। ये स्टोरी हमें मिस रिजा ने कराची से शेयर की है। ये बताती कि जो वाक़या है ये अब से तकरीबन 35-40 साल पुराना वाक़या है और ये उस दौर की बात है जब ये इंटरमीडिएट में एक कॉलेज के अंदर पढ़ा करती थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं या आप इंटर कंप्लीट करते हैं तो आपके कॉलेजेस के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन हुआ करते हैं। ये बताती हैं वैसे ही एक फ़ंक्शन था जो ऑर्गेनाइज़ किया गया और ये जो फंक्शन था ये बेसिकली शाहराह फैसल पे मुनक्किद किया गया था और हमें बता दिया गया था कि रात का डिनर कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से सर्व किया जाएगा। खैर अब क्योंकि ये कॉलेज का फंक्शन था तो मैंने अपने फादर को राज़ी किया कि वो मेरे साथ इस फंक्शन में चलें और जब ये फंक्शन ख़त्म होगा तो हम लोग वापस नॉर्थ नाज़िमाबाद जहाँ पे हम लोग रहा करते हैं अपने घर की तरफ लौट आएंगे। जब भी आप डिनर्स वगैरह में जाया करते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन अक्सर देर हो जाया करती है। वैसे ही मेरे साथ हुआ कि जब हम लोग डिनर करके फ्री हुए तो रात के तकरीबन 12-12:15 बजे का टाइम हो चुका था। सर्दियां चल रही थी और शायद जनवरी का महीना था। खैर जब हम लोग वहाँ से निकले तो निकलते निकलते 1:45 बज चुके थे और मेरे फादर के पास उस वक्त FX मौजूद थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही मेरे फादर ने अंदर की तरफ रास्ता इख्तियार किया, यानी जो टीपू सुल्तान रोड है उस तरफ से अपनी गाड़ी को निकालना शुरू किया, तो दूर दूर तक ना ही कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद थी और ना ही वहाँ पे कोई नज़र आ रहा था। शदीद सर्दी का आलम था, मुकम्मल तौर पे अंधेरा था और दोनों अतराफ में बंगलों के साथ साथ बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। अब इसी रास्ते पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारी गाड़ी की जो लाइट थी उस लाइट में हमें ऐसा लगा कि लेफ्ट साइड पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चलता हुआ वॉक कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब जैसे जैसे हमारी गाड़ी मज़ीद आगे पहुंची तो हमने देखा कि एक औरत या लड़की जिसकी मुश्किल से 25 या 30 साल के दरमियान उम्र होगी, वो तेज़ी से चलती हुई आगे बढ़ रही है। उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और उसका जो दुपट्टा है वो शायद ग्रे कलर का है। कुछ अजीब सी परेशानी के आलम में वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुश्किल का शिकार है। अजीब बात ये थी कि वो जो औरत थी वो ना सिर्फ नंगे पैर मौजूद थी बल्कि उसके कपड़े जो थे वो इस कदर गंदे हो रहे थे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई मांगने वाली या फिर कोई पागल औरत होगी। अब मेरे फादर की शुरू से ही आदत है जब भी वो किसी को मुश्किल में देखते हैं या परेशानी में देखते हैं तो अपने तौर पे उसकी मदद करने की या उसके काम आने की कोशिश किया करते हैं। वैसे ही मेरे फादर ने जब उस औरत के बिल्कुल बराबर में आके गाड़ी को स्लो किया तो अजीब बात यह थी कि उसके बराबर में जब गाड़ी आई और मेरे फादर ने हॉर्न बजाया, उसके बावजूद भी वो लड़की सीधी चल रही थी और बजाय इसके वो हमारी तरफ देखती या हमसे इंटरेक्ट करती। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें नज़रअंदाज कर रही है। अच्छा, जब हमने गाड़ी उसके बिल्कुल बराबर में या उससे कुछ आगे ली और जब मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश है और ख़ास तौर पे उसकी जो आंखें हैं उसके गिर्द बहुत सारे हल्के मौजूद हैं। पहली दफ़ा में ऐसा लगा कि जैसे शायद कोई बीमार औरत है या फिर हालात की सताई हुई औरत है। खैर जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो मेरे फादर ने गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले जाके गाड़ी को साइड में लगाया
और उन्होंने सोचा कि पीछे पलटते हैं और इससे पूछते हैं कि आखिर इसको कहाँ जाना है। असल बात यह थी कि किसी नौजवान लड़की या औरत का वहाँ पे इस सुनसान जगह पे घूमना और इस हुलिये में घूमना, अल्लाह न करे उसकी इज्जत को भी कोई खतरा लाहक हो सकता था। खैर, जैसे ही मेरे फादर ने अपनी एफएक्स को साइड में लगाया और साइड में लगाने के बाद जब उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो जो लड़की थी, बजाय इसके कि वो मज़ीद आगे आती, ऐसा लगा कि जल्दी से उसने रोड को क्रॉस किया है और सामने जहाँ पे बरगद के दरख्त मौजूद हैं उस तरफ चलना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही उस लड़की ने रोड क्रॉस किया और रोड क्रॉस करने के बाद उस तरफ बढ़ना शुरू किया, आप यकीन करें कि मेरे फादर उसको फॉलो कर रहे थे और वो भाग के बाकायदा उस लड़की के सामने जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो लड़की उस दरख्त के तने के पीछे की तरफ गई तो मेरे फादर बताते हैं कि जब मैं उस दरख्त के पास पहुंचा और मैंने तने की पीछे की तरफ देखा तो अजीब बात यह थी कि वहां पे वो लड़की मौजूद नहीं थी। यानी कि वो लड़की हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो चुकी थी। और जिस दरख्त के नीचे वो गायब हुई थी उस दरख्त के अतराफ में ऐसा लग रहा था जैसे कौवे मरे हुए पड़े हुए हैं या फिर 2-3 चमगादड़ें हैं जो मुसलसल वहाँ का चक्कर लगा रही हैं। एक अजीब सा खौफनाक सा माहौल था। खैर, मेरे फादर जल्दी से वापस गाड़ी में आके बैठे और उन्होंने मुझे कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह जानता है कि उस टीपू सुल्तान रोड से जो हमारे घर का सफ़र था, जो कि मुश्किल से 40 या 45 मिनट का सफ़र था, हमने कैसे अंजाम दिया। पूरे रास्ते हर वक्त एहसास हो रहा था जैसे हमें कोई फॉलो कर रहा है या फिर एक अजीब सी स्मेल है जो हमें अपने सराउंडेड महसूस हो रही थी। खैर, जब हम लोग वापस अपने घर पहुंचे तो उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों को शदीद बुखार हो चुका है। और वाकई में अगले 6 या 7 दिनों तक ना सिर्फ हम लोग बीमार रहे बल्कि हमारी अम्मी और हमारी दादी मुसलसल हम लोगों पे दम दुरूद करती रहीं। इत्तफाक से कुछ अरसे के बाद मेरे फादर का उसी गली से, उसी रोड से दोबारा से गुजर हुआ। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जब मेरे फादर का वहाँ से गुजर हुआ तो उस वक्त दोपहर के 3 या 4 बजे का टाइम था और वहाँ पे इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे थे। मेरे फादर बताते हैं कि वैसे ही रैंडमली मैंने उन लोगों से पूछा कि ये जो टीपू सुल्तान रोड है, ख़ास तौर पे ये जो दरख्त वाला एरिया है, क्या यहाँ पे बुरे असरात मौजूद हैं? तो पहले तो वो जो लोग थे वो इग्नोर करने लगे, लेकिन जब मेरे फादर ने इंसिस्ट किया और उनको बताया कि रात में ऐसे ऐसे हम लोगों ने एक लड़की को देखा था, तो उन लोगों में जो एक बुज़ुर्ग थे वो कहने लगे कि भाई, ये जो हिस्सा है, ख़ास तौर पे जिस दरख्त की या उसके पीछे जो घर मौजूद है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस हिस्से में अक्सर रात के औकात में एक औरत नज़र आती है और लोगों का कहना है कि ये जो औरत है ये बुनियादी तौर पे उसी घर में रहा करती थी जिस घर के बाहर ये दरख्त मौजूद है या जिस दरख्त के बाहर वो लड़की गायब हुई थी। और 1970s में जब ये लड़की अपने पेरेंट्स के हमरा इस बंगले में रहा करती थी तो इत्तफाक से इसके जो पेरेंट्स थे उनको किसी इंतकाल की वजह से अपने घर से कहीं जाना पड़ा। और जब वो इंतकाल में शिरकत करने के लिए वहाँ पे गए तो बजाय इसके कि वो अपनी बेटी को साथ लेके जाते, उन्होंने अपनी बेटी को इस घर के, इस बंगले के अंदर अकेला छोड़ दिया था और इस बंगले के अंदर 2-3 नौकर मौजूद थे। खैर, जब उसके पेरेंट्स वापस आए तो वो बताते हैं कि जब हम वापस आए तो उनकी बेटी की लाश इनके सामने पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की के कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं। खैर, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस ने यह बताया कि इस लड़की के साथ ज्यादती की गई है और ज्यादती करने के बाद इसका गला घोंट के इसको मार दिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो ये पता चला कि घर का ही एक मुलाजिम जो कि उस वक्त घर में मौजूद था, उसकी एकदम से नीयत ख़राब हो गई और नीयत ख़राब होने की वजह से उसने इस जवान लड़की को न सिर्फ रेप का निशाना बनाया बल्कि रेप करने के बाद उसका गला दबा के उसको कत्ल कर दिया। बहरहाल, वो जो भी मुलाजिम था उसको पुलिस ने सज़ा दिलवा दी और कहा जाता है कि उस वक्त से ये जो लड़की है वो इस स्ट्रीट पे, ख़ास तौर पे इस घर के सामने जो बरगद का दरख्त मौजूद है,
उसके अतराफ में घूमती हुई नजर आया करती है। कुछ लोगों का आज भी ये बिलीव है या उनका ये मानना है कि आज के दौर में भी, यानी इन दिनों भी, उस लड़की को रात 12 बजे के बाद उस गली में देखा जाता है।